Hello and welcome again to this particular session. So, some of you might be wondering, sir, suddenly we are finding you in a new type of studio. Yes, it is no doubt about that because it is not my professional studio, and this is my inbuilt home studio from where I am recording these sessions. Correct? तो अभी तक हमने शुरुआत में शेयर कैपिटल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बातचीत करी और हमने देखने की कोशिश करी कि एंट्रीज कैसे होती है इंक्लूडिंग फॉरफिशर एंड प्रोरेटा के पार्ट पर। मैंने कहा थोड़ी सी दिक्कत आती है प्रोरेटा के केस में, अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, इस पे किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। आइए अब थोड़ा सा हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को लेंगे। करेक्ट। अब ये जो नोट्स हैं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ा दूं बताऊं, ध्यान ये रखना कि ये रिवाइज नोट्स हैं जो हमने आपके डैशबोर्ड पे अटैच कर दिए हैं। उन नोट्स को आप डाउनलोड कर लेना। करेक्ट। तो कुछ चेंजेस हैं, तो इसलिए आप इन नोट्स को अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा टॉर्नेडो लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने शेयर्स हमने इश्यू करे बेटे? 10,000 शेयर्स। 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, 20% प्रीमियम पर हमने इश्यू करे हैं। अमाउंट पेएबल जो है वो 2 रुपए एप्लीकेशन पर है, 7 रुपए अलॉटमेंट पर है। अब 7 रुपए अलॉटमेंट पर है जिसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम के शामिल हैं, और 3 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल पैसा हम 3 इंस्टॉलमेंट में रिसीव करेंगे। टोटल एप्लीकेशन 15,000 आई। हमने 10,000 शेयर्स इश्यू करे थे और सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला वो 15,000 का मिला। इसका मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। डायरेक्टर्स ने डिसीजन क्या लिया? डायरेक्टर्स ने कहा कि जितने भी शेयर्स हैं, डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू 13,000 एप्लीकेंट्स। इसका मतलब जो ये 10,000 शेयर हमने इश्यू करे हैं, डायरेक्टर ने ये डिसाइड करा कि ये 10,000 शेयर हम अलॉट करेंगे 13,000 एप्लीकेंट्स को, और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं यानी कि जो रेस्ट यानी कि रिमेनिंग जो एप्लीकेशंस हैं उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था। इसका मतलब हमने उनको एक भी शेयर नहीं दिया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट है। अब इस क्वेश्चन की शीट को मैं अभी अपने पास ही रखूंगा क्योंकि मुझे इसको देखने की जरूरत पड़ेगी। फिर क्वेश्चन के अगले हिस्से में मैंने क्या लिखा हुआ है इसको भी ध्यान से देखें। मिस्टर नाइस हु हेल्ड 1,000 शेयर्स, मिस्टर नाइस जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, failed to pay anything apart from application, and consequently his shares were forfeited and later on reissued to Mr. Wise at the rate of 9 per share। ध्यान से पढ़े। मिस्टर नाइस जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, फेल टू पे एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के अलावा उसने कुछ भी पे नहीं करा, अलॉटमेंट भी पे नहीं करा और कॉल मनी भी पे नहीं करा, जिसकी वजह से हमने उसके शेयर फोरफीट कर दिए, कैंसिल कर दिए, और यही शेयर हमने बाद में मिस्टर वाइस को इश्यू करे 9 रुपए के हिसाब से एज फुल्ली पेड। इसका मतलब है 10 रुपए का शेयर हमने 9 रुपए के हिसाब से मिस्टर वाइस को इश्यू करा। अब हम इस क्वेश्चन को जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं हमने करना शुरू करा। करेक्ट। तो मुझे शीट की जरूरत है। शीट को मैं थोड़ा सा अपनी राइट हैंड साइड में लिखूंगा। आजकल ये अब नई टेक्नोलॉजीज हैं। अब टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं ना, तो हमें भी थोड़े चेंजेस लाने पड़ते हैं। क्या करें? ठीक है, अब बोर्ड टीचिंग होती है, फिर बीच में सबसे पहले तो ब्लैक बोर्ड टीचिंग हुआ करती थी, फिर व्हाइट बोर्ड टीचिंग हुई, फिर व्हाइट बोर्ड के बाद इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हुई, अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के बाद ये विजुअलाइजर सिस्टम्स हैं, और पता नहीं अब आगे फ्यूचर में क्या क्या चीजें होंगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवे, तो बच्चों को अब जो चीजें अच्छी लगती हैं उसी के हिसाब से हमें करना पड़ रहा है। एनीवे, तो मैंने कहा अब हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 2। तो मैंने रेड पेन लिया, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि इसमें हम जरा बोर्ड में लिखने में हमें थोड़ी सी थकान तो महसूस होती थी, इसमें जरा थोड़ी सी कम थकान महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैंने आराम से लिखा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस से मेरा मतलब क्या है? एनालिसिस से मेरा मतलब क्या है ये तो आपको भी मालूम है। एनालिसिस हमने करा। एनालिसिस करने के लिए मेरे को क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से देखना पड़ेगा। तो शीट को मैं, जो क्वेश्चन की शीट थी, मैं थोड़ा सा अपने सामने रख लूं ताकि मुझे देखने में प्रॉब्लम ना हो। आइए जी, ये शीट्स मेरी राइट साइड में रखी हुई है। जैसा कि आपको मालूम ही है, शुरुआती क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैंने एक टेबल बनाया। क्या बनाया? टेबल बनाया। इस टेबल में मैंने क्या लिखा? सिर्फ 2 कॉलम लिखे मैंने, शेयर्स इश्यूड तो एंड एप्लीकेशंस रिसीव्ड।
इश्यूड, और साथ साथ लिखना है आपको, और मैं बहुत आराम आराम से लिखता हूं, यह तुम लोगों को मालूम ही है। शेयर्स इश्यूड एंड एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड। थोड़ा धीरे धीरे इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि नीचे जो ये बोर्ड होता है ना, ये बड़ा ग्रेनी बोर्ड है, तो उसमें एकदम से हम अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग नहीं पेश कर सकते। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना नीट काम हो सके उतना करा जा सके। ध्यान से देखें कि आपने कितने शेयर्स इशू करे हैं। सर हमने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। वेरी गुड। अब ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ें कि कितनी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं। 15,000 एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं। आपने क्या डिसीजंस लिए हैं? पहला डिसीजन क्या रहा आपका? पहला डिसीजन ये रहा, 1, 15,000 जो आपके पास एप्लीकेशंस आई, करेक्ट। 15,000 एप्लीकेशन में से हम पढ़ ही चुके हैं कि हमने 10,000 शेयर 13,000 लोगों में बांटे। पहले तो तुमने 10,000 शेयर, ये सारे के सारे 10,000 शेयर्स 15,000 एप्लीकेंट में से 13,000 एप्लीकेंट्स में बांट दिए। मैं बता चुका हूं, जब भी कम शेयर ज्यादा लोगों में बांटे जाएंगे, विभाजित करे जाएंगे, हम बोलेंगे यहां पर प्रोरेटा का केस है, करेक्ट। तो इसके आगे मैंने लिख दिया एक्सेस, यानी कि ये एक्सेस का केस है। क्या है? एक्सेस का केस है। मैं तुम्हें यह भी बता चुका हूं कि इस टेबल में जो भी चीज मल्टीप्लाइड होगी उसमें एप्लीकेशन का रेट अप्लाई होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब 10,000 शेयर मैंने 13,000 लोगों में बांटे, 13,000 लोगों में बांटे। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दूं, एप्लीकेशन रेट जो है वो 2 है, तो पहले तो मैं यहां पर लिखूं 3,000, 10,000 और 13,000 का डिफरेंस 3,000, और एप्लीकेशन का रेट है 2। तो ये जो 6,000 रुपए आ गया, ये 6,000 रुपए, इसका मतलब हमारे पास सरप्लस एप्लीकेशन मनी आ गया, क्योंकि 10,000 शेयर हमने 13,000 में बांटे। तो 13,000 इंटू 2 26,000 एप्लीकेशन मिलना चाहिए, लेकिन 10,000 इंटू 2 के हिसाब से 20,000 आता है। तो 6,000 रुपए हमारे पास एप्लीकेशन के ज्यादा आ गए, जिसको कि हम कहां ले जाएंगे? अलॉटमेंट की तरफ ले जाएंगे। इसकी एडजस्टमेंट कहां होगी? अलॉटमेंट की तरफ होगी। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर भी प्रोरेटा का केस होगा, कम शेयर ज्यादा लोगों में बांटे जाएंगे, उसके आगे मैं ई लिख दूंगा। ई का सिंपल वर्ड्स में मतलब है एक्सेस, और एक्सेस हम अपनी सहूलियत के लिए यूज कर रहे हैं। जब भी कम शेयर ज्यादा लोगों में बांटे जाएंगे, यहां पर प्रोरेटा केस है, एक्सेस का केस है, और ये अमाउंट हमेशा अलॉटमेंट की तरफ जाएगा। पहले डिसीजन को लेने के बाद अब पोजीशन क्या है? अब पोजीशन ये है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस। अब देने के लिए एक भी शेयर हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी भी 2,000 एप्लीकेंट्स हैं जो इस उम्मीद में हैं कि उनको शेयर मिलेंगे, लेकिन अब उनको शेयर नहीं मिल सकते। तो इसलिए हमने अगला डिसीजन क्या लिया कि ये जो बचे हुए एप्लीकेंट्स हैं 2,000, इनको हमने रिजेक्ट कर दिया। इसके आगे मैंने आर लिख दिया, रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब है कि इन 2,000 एप्लीकेंट्स को हमने एक भी शेयर नहीं दिया, और हम दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास देने के लिए है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2,000 एप्लीकेंट्स हैं, इनको हमने रिजेक्ट कर दिया। पहले तो मैं 2,000 एप्लीकेंट्स इनटू एप्लीकेशन रेट 2 करूंगा, और ये 4,000 रुपए हम क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। तो जब हमने इनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो इनका पैसा रखने का हमारे पास कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इनका पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। हमेशा पहले आप कोशिश करेंगे कि ये एनालिसिस टेबल बना लें। इज इट क्लियर टू यू? इस एनालिसिस टेबल को बनाने के बाद अब स्टेप नंबर 2 में हमने जर्नल एंट्रीज करी। जर्नल एंट्रीज, अब जर्नल एंट्रीज जब आप करेंगे, तो जर्नल एंट्री, पहली एंट्री आपकी क्या होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। क्या एंट्री होगी आपकी? पहली, बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को आपने डेबिट करा। बैंक को आप डेबिट कितने से करेंगे? 15,000 एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, एप्लीकेशन का रेट 2 रुपए है, तो इसका मतलब 30,000 रुपीज आपके पास आए।
बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर आप लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने लिखा, ऑफ कोर्स 30,000। तो पहली एंट्री जिसकी कि नरेशन आप लोग क्या लिखते हो, रिसिट ऑफ एप्लीकेशन मनी, रिसिट ऑफ एप्लीकेशन मनी। वैसे हम मनी लिखने के आदी हो गए, वैसे ये मनीज होता है, करेक्ट। तो हमें शेयर एप्लीकेशन मनी मिला। फिर उसके बाद हम दूसरी एंट्री करेंगे। अब दूसरी एंट्री हमारी क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन मनी को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं बता चुका हूं कि सेकंड एंट्री करने के बाद शेयर एप्लीकेशन मनी कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो आपकी अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन पे जितना भी पैसा आया, जो कि 30,000 आया, अब हम उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कहां करेंगे, टू शेयर कैपिटल। इसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल का, शेयर एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में हिस्सा। मैंने तुम्हें बताया था जब भी हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो नंबर ऑफ इश्यूड शेयर को देखेंगे। नंबर ऑफ इश्यूड शेयर 10,000 है। शेयर एप्लीकेशन का हिस्सा शेयर कैपिटल में 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000 माना जाएगा। उसके बाद हम अपने इस टेबल को देखेंगे। हम अपने टेबल में देखेंगे कि हमने रिफंड कितना करा है। इसका मतलब हमने कितनी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करा है। हमने 2,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करा है। 2 रुपए के हिसाब से उनका पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। 4,000 रुपए हमने वापस करे, जो कि हमने यहां पर लिखा भी हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद हम अपने टेबल में यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम कुछ पैसा हमने अगली कॉल की तरफ तो टर्न नहीं करा है। तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, 10,000 शेयर हमने 13,000 में बांटे, तो 3,000 एप्लीकेशन पे 3,000 इंटू टू, ये पैसा सरप्लस हमारे पास आ गया, जो कि हम अगली कॉल की तरफ एडजस्ट करते हैं। इसकी नरेशन मैंने एक बार लिख दी, एडजस्टमेंट ऑफ, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स, टूवर्ड्स शेयर कैपिटल, कॉमा रिफंड, कुछ पैसा आपने रिफंड करा, एंड अलॉटमेंट, और कुछ पैसा आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। इस तरह सेकंड एंट्री करने के बाद आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाता है, करेक्ट। इस एंट्री को करने के बाद अब आपकी अगली एंट्री क्या होगी। अब अगली एंट्री पे हम आ गए, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा ना ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसमें हमें थोड़ा सा बीच बीच में ध्यान देना पड़ता है कि चीजें फ्लैश हो रही है या नहीं हो रही है। अब थर्ड एंट्री आपकी क्या होगी, थर्ड एंट्री हम अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करते हैं। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जब मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करूंगा तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने टोटल, करेक्ट, मैंने टोटल कितने शेयर्स इश्यू करे हैं, नंबर 1, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट का शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा है, और ऑफ कोर्स क्या अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। इस एंट्री का मतलब है कि अलॉटमेंट में हमें इतने पैसे रिसीव करने हैं। हमने 10,000 शेयर इश्यू करे। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी हम कॉल का नाम लिखेंगे, जैसे सेकंड कॉल का नाम है शेयर अलॉटमेंट, तो हमेशा हम ग्रॉस रेट को देखेंगे। जैसे अलॉटमेंट का ग्रॉस रेट है 7 रुपए, इसका मतलब अलॉटमेंट पे मुझे 70,000 रुपए रिसीव करने हैं 10,000 शेयर पे 7 रुपीज के हिसाब से। लेकिन शेयर अलॉटमेंट का शेयर कैपिटल में हिस्सा 10,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से जब भी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, हमेशा हम नॉमिनल वैल्यू को कंसीडर करेंगे।
जो 7 रुपए है उसके अंदर 5 रुपए नॉमिनल वैल्यू है और 2 रुपए जो है फेस वैल्यू का हिस्सा है। तो शेयर कैपिटल में जब भी ट्रांसफर करेंगे ध्यान रखें छोटी छोटी बातों का, तो चीजें आसान हो जाती हैं। जितने भी शेयर आपने इश्यू करे हैं, नंबर वन, एक तो कैपिटल में जब भी ट्रांसफर करेंगे नंबर ऑफ इश्यूड शेयर देखे जाएंगे, और जो कॉल का फेस रेट है, जिसको हम फेस रेट बोलते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, उसको कंसीडर करेंगे। 7 रुपए में से 5 रुपए फेस रेट माना जाएगा और 2 रुपए प्रीमियम का रेट है। शेयर अलॉटमेंट पे जो हम 70,000 रुपए रिसीव करेंगे, तो 50,000 रुपए तो शेयर कैपिटल के खाते में जाएंगे और बाकी 10,000 जो हैं वो शेयर प्रीमियम नाम के खाते के अंदर चले जाएंगे। 10,000 इंटू 2, 20,000। ये पैसे हमने रिसीव करने हैं, इसका ये मतलब होता है अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनीज ड्यू अलॉन्ग विद प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नरेशन में आप लिख ही चुके, वो एंट्री में आप लिख ही चुके हो। अब समस्या आती है इसके बाद की एंट्री में, लेकिन समस्या तब आएगी अगर रियल प्रोरेटा का केस होगा। एंट्री नंबर 4, पहले तो ध्यान से देखें कि क्या ये रियल प्रोरेटा का केस है। रियल प्रोरेटा कोई वर्ड नहीं है, ये हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं। रियल प्रोरेटा का मेरा मतलब है कभी भी क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन हो, अगर क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन हो नंबर एक, और साथ ही साथ अलॉटमेंट पे अगर डिफॉल्ट हो, तो तब हम बोलते हैं कि रियल प्रोरेटा का केस है। हमें कुछ कैलकुलेशंस इस एंट्री के लिए करनी पड़ती हैं। ऑफ कोर्स मेरी एंट्री तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन मुझे अब यह देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट पे मुझे कितने पैसे मिले। अलॉटमेंट पे मुझे कितने पैसे मिले, ऑफ कोर्स मुझे इतना तो मालूम है कि अलॉटमेंट पे मुझे 70,000 रुपए रिसीव करने चाहिए। ये तो मुझे मालूम है कि मुझे 70,000 रिसीव करने चाहिए। अब मुझे यह भी मालूम है कि 70,000 में से कुछ पैसा हम पहले ही रिसीव कर चुके हैं। आपको याद है ना, अलॉटमेंट पे 6,000 रुपीज आप पहले ही रिसीव कर चुके हो, जो सरप्लस मनी था। और अब अलॉटमेंट पे कुछ डिफॉल्ट हुई है। 70,000 रुपए टोटल आपने रिसीव करने थे, 6,000 आप पहले ही रिसीव कर चुके हो, तो टोटल 64,000 लॉजिकली अब आपने रिसीव करने थे। लेकिन अब अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हुई है, तो उस डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट का जितना पैसा नहीं दिया है मैं वो माइनस करूंगा, तब मुझे पता लगेगा कि अलॉटमेंट पे नेट अमाउंट मुझे कितना मिला। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह पता करना इतना आसान नहीं होता जब ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो और अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट भी हो। तो ये कैसे पता करते हैं, इसके लिए मैं पहले अगली शीट लूं। अब ये शीट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। आइए जी, अब यहां पर शीट कुछ इंटरमिंगल्ड हो गई है, इनको मैं किनारे कर देता हूं। ठीक है ना। एंट्री नंबर 4 करने के लिए मुझे कुछ वर्किंग करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। इस वर्किंग का मकसद, वैसे वर्किंग में इसी एंट्री के नीचे कर रहा हूं, आप भी चाहें तो यही तरीका एग्जामिनेशन में भी अपना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस काम जो है बेहद नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बहुत से लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि वर्किंग पहले या बाद में ही होती है, ऐसा कोई रूल या नियम नहीं है। आइए, तो पहले तो मैंने क्या करा, यहां पर वर्किंग्स लिखा, वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में मैंने क्या करा ध्यान से देखें। मैंने बताया था कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप ध्यान से देखें कि प्रोरेटा रेट क्या है। पहले तो आप यहां पर एक चीज लिख लें, अलॉटेड एंड अप्लाइड फॉर। हालांकि बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी शुरुआती क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने लिख दिया अलॉटेड एंड अप्लाइड फॉर। बेसिकली ये लिखने का पर्पज है, मैं प्रोरेटा रेट कंप्यूट करना चाहता हूं। प्रोरेटा रेट कंप्यूट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमने कितने शेयर, मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोरेटा रेट। प्रोरेटा को पारी पासु भी बोलते हैं, पारी पासु, प्रोरेटा रेट। 10,000 आपने शेयर इश्यू करे हैं। अब प्रोरेटा रेट कंप्यूट करते समय गलती ना हो जाए, ये ध्यान रखना। कई बार बच्चे एकदम 15,000 लिख देते हैं। तो शेयर आपने 10,000 अलॉट करे,
जिन लोगों ने 13,000 के लिए अप्लाई करा था, यानी कि जब आपने एनालिसिस टेबल बनाया जहां एक्सेस का केस है उस फिगर को आपने कंसीडर करना है। 10,000 और 15,000 मत कर देना। आपने 10,000 शेयर 13,000 लोगों में बांटे, तो इसका मतलब है प्रोरेटा रेट, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, 10:13। इसका मतलब जो लोग 13 के लिए अप्लाई कर रहे थे उनको 10 शेयर हमने दिए। प्रोरेटा रेट को कंप्यूट करने के बाद आपकी दूसरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप कंप्यूट करें शेयर्स must have been must have been applied for, क्या नाम था उसका, मिस्टर नाइस। हमें मालूम है कि मिस्टर नाइस को 1,000 शेयर अलॉट हुए हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि मिस्टर नाइस ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। शेयर्स मस्ट हैव बीन अप्लाइड फॉर बाय डिफॉल्टर या बाय मिस्टर नाइस। अब ध्यान से देखें, जिसको 10 अलॉट हुए उसने 13 के लिए अप्लाई करा। मिस्टर नाइस को 1000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, उसने कितने के लिए अप्लाई करा होगा। इस तरीके से आप आराम से कंप्यूट कर सकते हैं। एक बार जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो आप डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हो। 1000 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 10। ऐसा करके आपको यह पता लग गया कि मिस्टर नाइस ने 1300 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, 1300 शेयर्स के लिए। बस एक बार आपको यह पता लग गया कि डिफॉल्टर ने कितने के लिए अप्लाई करा होगा तो आगे का काम देखना बड़ा आसान है। फिर हम यहां पर लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेड ऑन 1300 शेयर। क्योंकि मिस्टर नाइस ने 1300 शेयर के लिए अप्लाई करा था, तो उसको थोड़ी मालूम था उस वक्त जब वो अप्लाई कर रहा था कि मुझे 1,000 शेयर मिलेंगे। तो उसने 1,300 शेयर के लिए अप्लाई करा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेड ऑन 1300 शेयर एट द रेट ऑफ 2। एप्लीकेशन रेट 2 है, तो इसका मतलब उसने हमें 2,600 रुपए एप्लीकेशन मनी पे कर दिया। इजंट इट और नॉट? लेकिन अब मिस्टर नाइस को बाद में पता लगा कि उसको तो 1,300 शेयर मिले ही नहीं, उसको तो 1,000 शेयर मिले, तो लॉजिकली उसको एप्लीकेशन मनी 1,000 शेयर पे देना चाहिए। इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यहां पर लेस शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड on 1000 allotted shares, that is 1000 shares at the rate of 2। तो 2 रुपए के हिसाब से हमें यानी कि मिस्टर नाइस को पे करना चाहिए था 2,000, लेकिन उसने पे कर दिया 2,600। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो हमारा शेयर होल्डर है, हमारा मतलब हमारी कंपनी का शेयर होल्डर है। हमारी कंपनी को मालूम है कि उसने एप्लीकेशन पे ज्यादा पे कर दिए, लेकिन हमारी कंपनी ने उसको ये पैसा वापस नहीं करा होगा। क्यों नहीं करा होगा? क्योंकि हमारी कंपनी को मालूम है कि ये हमारा शेयर होल्डर है और अभी फ्यूचर में इसने हमें पैसे देने हैं, इसलिए हमने ये पैसा उसको वापस नहीं करा होगा। इसको हम बोलेंगे सरप्लस एप्लीकेशन मनी या सिंपली सरप्लस। तो सरप्लस मनी, सरप्लस का मतलब है सरप्लस एप्लीकेशन मनी। तो जब रियल प्रोरेटा का केस होता है तो थोड़ा सा हमें यह देखना पड़ता है। अब हम ये पता कर सकते हैं कि अलॉटमेंट पे नेट अमाउंट मिस्टर नाइस से कितना ड्यू था जो उसने पे नहीं करा। तो अब मैंने यहां पर लिखा अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी। अब आप अपने को कंपनी का अकाउंटेंट समझो। अगर आप इस कंपनी के अकाउंटेंट हो तो आप मिस्टर नाइस से जब अलॉटमेंट पे मनी बुलाते तो कितना मनी बुलाते? आप यही देखते ना कि मिस्टर नाइस के पास कितने शेयर है और अलॉटमेंट का कितना रेट है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू
on number of shares allotted number of shares allotted number of shares allotted। अब अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू था, इसके लिए हम ये देखेंगे कि उसको कितने शेयर अलॉटेड थे, 1000, और अलॉटमेंट का फुल रेट हम देखेंगे। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे टोटल उसने हमें 7,000 रुपए देने तो चाहिए, लेकिन जब कंपनी उससे अलॉटमेंट मनी बुलाएगी तो कंपनी उसको ये बोलेगी कि आपके 1000 शेयर हैं, अलॉटमेंट का रेट 7 रुपए है और आपके 7,000 रुपए बनते तो हैं, लेकिन आपका कुछ पैसा एप्लीकेशन का हमारे पास सरप्लस आ गया, लेस सरप्लस मनी, लेस सरप्लस मनी, आपका कुछ पैसा सरप्लस का हमारे पास आ गया। सरप्लस मनी कितना है, 600 रुपए है। तो एंटिटी यानी कि ये जो कंपनी है टॉर्नेडो लिमिटेड, ये अपने इस शेयर होल्डर को बोलेगी कि अलॉटमेंट पे वैसे तो आपका टोटल अमाउंट ड्यू इतना बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका कुछ पैसा हमारे पास सरप्लस आ गया जिसको कि हमने वापस नहीं करा। इसीलिए नहीं करा क्योंकि हमने सोचा कि हम अलॉटमेंट पे उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो जो कि हमने कर लिया। तो कंपनी इस शेयर होल्डर को बोलेगी कि आपके अलॉटमेंट पे 6,400 रुपए नेट ड्यू हैं। इसका मतलब अलॉटमेंट पे नेट अमाउंट इतना ड्यू था, नेट अमाउंट ड्यू, नेट अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस्टर नाइस ने अलॉटमेंट पे नहीं करी, तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे उससे ड्यू इतना था जो कि उसने पे नहीं करा। तो अब हमारे लिए ये इजी हो जाता है कैलकुलेट करना कि नेट अमाउंट अल्टीमेटली हमें कितना मिला होगा। वो शीट पर रख दी है तो वो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो जब मैं ये एंट्री कर रहा था तो मुझे मालूम है कि अलॉटमेंट पे हमें 70,000 रुपीज रिसीव करने चाहिए, इजंट इट और नॉट। अब 70,000 रुपीज में से जैसा कि मैंने कहा 6,000 तो हमें पहले ही मिल गए थे, और मिस्टर नाइस से नेट अमाउंट जो कि 6,400 था वो मैं अब माइनस कर रहा हूं, क्योंकि इसका मतलब मिस्टर नाइस ने 6,400 रुपीज हमें पे नहीं करे। 6,400 रुपीज अब आप यहां पर माइनस करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये एंट्री आपकी होगी। तो इस एंट्री को करने के बाद अब आप ये देखें 70,000 में से 6,000 पहले तो आप माइनस करें, 6,000 माइनस करने के बाद फिर 6,400 भी माइनस करें, तो डेट विल बी इक्वल टू 57,600। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे हमारी कंपनी को 57,600 रुपीज मिले। तो नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, नेट अमाउंट received on allotment, तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि सरप्लस एडजस्टेड एंड डिफॉल्ट एडजस्टेड। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये एंट्री होगी, और यही एंट्री सबसे मेन एंट्री हो जाती है रियल प्रोरेटा के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपने प्रोरेटा रेट देखना है। प्रोरेटा रेट देखने के पीछे कारण ये होता है कि हमें पता लगे जो डिफॉल्टिंग शेयर है उसने कितने के लिए अप्लाई करा होगा। जब हमें यह पता लग जाता है उसने कितने के लिए अप्लाई करा होगा, तो तभी हम ये कंप्यूट कर पाएंगे कि उसने सरप्लस एप्लीकेशन मनी कितना पे करा है। और जब सरप्लस एप्लीकेशन मनी हमारे पास आएगा तभी हमें यह पता लगेगा कि अलॉटमेंट पे नेट अमाउंट उससे कितना ड्यू था और उसने कितना हमें पे करना है। इज इट क्लियर टू यू? आइए अब फिर एंट्री नंबर 5 करेंगे। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री शेयर कॉल की है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया हुआ है, ये तीसरी और आखिरी इंस्टॉलमेंट है। तो मैंने लिखा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले तो हमें ड्यू एंट्री करनी है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। अब मैंने ड्यू एंट्री करी, तो पहले तो आराम से देखो, जब भी ड्यू एंट्री करेंगे हमेशा ये देखेंगे टोटल इश्यूड शेयर कितने हैं,
फिर कॉल का फेस रेट 3 रुपए है, तो 30,000 रुपीज इसका मतलब कॉल पे ड्यू है, बीइंग कॉल मनी ड्यू। करेक्ट, आप चाहो तो लिख सकते हो कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू, ये आपने लिख दिया कॉल मनी ड्यू। अब मैं रिसीव करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब मैं कॉल मनी रिसीव करूंगा, करेक्ट, तो मुझे रिसीव कितने करने, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए मुझे रिसीव करने थे, लेकिन मिस्टर नाइस जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, उसने 3 रुपए के कॉल पे नहीं करी है। तो इसका मतलब कॉल पे मुझे नेट अमाउंट कितना मिला, 27,000 मिला। अगर आप कॉल्स इन एरियर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये लिखना जरूरी नहीं है, तुम सीधा नेट एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर लिखना चाहते हो तो ये मैंने समझाने के लिए बताई, आप लिखना चाहते हो तो लिख ले, 1,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3,000, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, दैट इज 30,000। अगर आप कॉल्स इन एरियर की एंट्री नहीं करते तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 27,000 कॉल्स इन एरियर की एंट्री करना जरूरी नहीं है। फिर क्वेश्चन में आगे हमें क्या दिया हुआ था कि जो मिस्टर नाइस है उसके शेयर को हमने फोरफीट कर दिया, यानी कि अब मुझे फोर फीचर का काम करना है। फोर फीचर के बारे में लास्ट सेशन में मैंने आपको डिस्कशन करा था, लेकिन फिर भी फोर फीचर, अब इसके लिए ऐसा करता हूं, मैं नेक्स्ट शीट ले लेता हूं, क्योंकि इस शीट में चलो मैं कोशिश करता हूं कि सीक्वेंसिंग बनी रहे, तो मैं अगली शीट को इसी के नीचे रख लेता हूं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जब हम विजुअलाइजर में रिकॉर्डिंग करते हैं ना, इस चीज का हमें थोड़ा सा दिक्कत पेश करते हैं, ये चीज थोड़ी सी दिक्कत देती है जो बोर्ड में आसानी होती। एनीवे, सेवंथ, पहले तो मैं लिख दूं ये फोर फीचर की एंट्री है, फोर फीचर। अब फोर फीचर हम करेंगे, आपको याद होगा मैंने बताया था जब हम फोरफीट करते हैं, जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल करती है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल फॉर द टाइम बीइंग कम हो जाएगी। जाहिर है, हमने जो शेयर इशू कर रहे हैं, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारी शेयर कैपिटल बढ़ती है, जब हम शेयर कैंसिल करेंगे तो मेरी शेयर कैपिटल कम होगी। शेयर कैपिटल कम होगी तो मैं पहले तो शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा या नहीं करूंगा, सर बिल्कुल करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मैं यहां पर लिखूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी फोर फीचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल को जब डेबिट करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है, आराम से देखो कितने शेयर डिफॉल्टिंग शेयर हैं। मिस्टर नाइस के पास कितने शेयर थे, याद करने की कोशिश करो, तुम लोग से सुनते जाते हो फिर करते नहीं हो, प्रॉब्लम होती है फिर। कितने शेयर थे मिस्टर नाइस के पास, 1,000 शेयर्स थे, ठीक है। एंट्री लिखने से पहले आराम से सोचो 1,000 शेयर है। जब भी आप वर्ड कैपिटल, कैपिटल की बात कर रहे हो, बताओ कैपिटल एप्लीकेशन का रेट कितना है, 2 रुपीज है। अब है अलॉटमेंट, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर देना। अलॉटमेंट का फेस रेट कितना है, अलॉटमेंट का ग्रॉस रेट तो 7 रुपए है, लेकिन फेस रेट तो 5 रुपए है ना। तो 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए फेस रेट, जो है फेस रेट का मतलब नॉमिनल वैल्यू से रिलेटेड रेट 5 रुपए है, और 3 रुपए कॉल का रेट है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल नंबर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर इनटू टोटल फेस वैल्यू कॉल्ड अप। अब मुझे यह बताओ, जो 10 रुपए का शेयर है, जो कि नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उसमें से आपने 2 रुपए बुला लिए, 5 रुपए का फेस रेट भी आपने बुला लिया था, और 3 रुपए की कॉल भी आपने बुला ली थी। समझ में आया, यानी कि जब मैं मल्टीप्लाइड करूंगा तो जितना कॉल का अमाउंट मैं बुला चुका हूं उससे मल्टीप्लाइड करूंगा, तो मैं कॉल के पूरे 10 रुपए बुला चुका हूं। क्योंकि हम कैपिटल लिख रहे हैं, तो कैपिटल जब हम वर्ड लिखते हैं तो हमेशा फेस रेट को हमें ध्यान रखना है। 1,000 शेयर इंटू 10,
10 था, 10,000 रुपए से हमने अपनी शेयर कैपिटल को कम कर दिया। अब एक समस्या बच्चों को खास तौर से ये देखने में आती है सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में। सिक्योरिटी प्रीमियम 4 फीचर की एंट्री में, सिक्योरिटी प्रीमियम 4 फीचर की एंट्री में डेबिट करेंगे, तब डेबिट करेंगे जब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ होगा। जब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट इस डिफॉल्टर ने नहीं पे करा होगा तो तभी हम इसको एंट्री में लिखेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पर ड्यू था, हाँ या नहीं, और मिस्टर नाइस ने अलॉटमेंट पे नहीं करी है। तो बिकॉज मिस्टर नाइस ने सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं करा है तो मुझे यहां इसको एंट्री में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। क्यों रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि जब हमने अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करी थी तो हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की जब ड्यू एंट्री करी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम हमने लिखा था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस क्या शो कर रहा है कि प्रीमियम का इतना अमाउंट मिलना था, लेकिन हमें मालूम है कि उसमें से अब कुछ अमाउंट हमें नहीं मिला है। तो इसलिए जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है उसको कम करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे याद रखें कि सिक्योरिटी प्रीमियम 4 फीचर की एंट्री में तब लिखा जाएगा जब वो रिसीव नहीं हुआ होगा। लिख लें, जब वो नहीं रिसीव हुआ होगा तब मैं उसको एंट्री में लिखूंगा। करेक्ट? तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपए। तो इस तरह पहले तो आपने ये एंट्री लिख दी। करेक्ट? अब हम यहां लिखते हैं टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, और इसके साथ ही मेरे पेन की इंक भी खत्म हो गई है। करेक्ट? टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। अब शेयर फोरफीटेड अकाउंट जब मैं लिखूंगा तो ध्यान क्या रखना है, शेयर फोरफीटेड अकाउंट। शेयर फोरफीटेड अकाउंट मैंने आपको बताया था कि 4 फीचर के केस में आप बेटर है इसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में ट्रीट कर लिया करो। हालांकि मैं डायरेक्टली भी बताऊंगा, लेकिन मैंने बताया था कि आप 4 फीचर में जब एंट्री करेंगे तो शेयर फोरफीटेड को बेटर है कि आप बैलेंसिंग फिगर के रूप में ट्रीट करें। पहले आप ये देखें कि आपने क्या क्या रिसीव नहीं करा है। एक तो आपने शेयर अलॉटमेंट रिसीव नहीं करा है। करेक्ट? वैसे आप सीधा लिख सकते हैं टू कॉल्स इन एरियर। यहां आप लिख लो कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। वैसे कॉल्स इन एरियर की जगह तुम सीधा उन कॉल्स का नाम भी लिख सकते हो जो तुम्हें नहीं मिली है। जैसे कि तुम्हें एक तो अलॉटमेंट नहीं मिली है। अलॉटमेंट में तुम्हें कितना पैसा नहीं मिला है ये मुझे बताओ। तुमने कैलकुलेट करा था ना, मिस्टर नाइस से 6,400 रुपए नेट ड्यू थे अलॉटमेंट के, जो कि तुम्हें नहीं मिले, जो कि तुम्हें नहीं मिले। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यानी कि कॉल्स इन एरियर के अंदर दो चीजें तुम्हें नहीं मिली। एक तो अलॉटमेंट मनी नहीं मिला और तुम्हें कॉल अमाउंट नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल अमाउंट। कॉल अमाउंट जो है, कॉल कितने की थी? 3 रुपए की थी। 1,000 शेयर पे, 1,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए तुम्हें कॉल के नहीं मिले। इसका मतलब टोटल मनी 12,000 है, जिसमें से 9,400 रुपए उसने पे नहीं करे। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि कितना पैसा उसने पे कर दिया। शेयर फोरफिटेड अकाउंट का मतलब है टोटल जो हमें इतना मिलना चाहिए था उसमें से उसने कितना पे कर दिया। तो मैं 12,000 में से अगर ये माइनस कर दूं तो डिफरेंस पता है क्या आ जाएगा? 2,600। 2,600। वैसे अगर तुम डायरेक्टली भी लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्टली लिखने में कंफ्यूजन होने के चांस रहते हैं। लेकिन वैसे समझाने के लिए ध्यान से देखो तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करा, लेकिन उसने एप्लीकेशन मनी 1,300 शेयर पे करा 2 रुपए के हिसाब से। तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था 1,300 इंटू 2।
करेक्ट, दैट वुड हैव बीन 2600। तो ये आपकी फोर फीचर की एंट्री होगी। फोर फीचर की एंट्री करते समय नंबर वन, हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि डिफॉल्टिंग शेयर कितने हैं। फिर ध्यान रखें कि शेयर की जो फेस वैल्यू के टुकड़े हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन के, 5 रुपए अलॉटमेंट के और 3 रुपए कॉल के, क्या हमने ये सारे बुला लिए हैं? हाँ, बुला लिए हैं। तो उससे हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को तब लिखा जाएगा जब वो रिसीव नहीं हुआ होगा। तो रिसीव नहीं हुआ है इसलिए मैंने यहां पर लिखा। उसके बाद टू शेयर फोरफिटेड। शेयर फोरफिटेड का मतलब है जितना हमने बुलाया उसमें से उसने कितना पे कर दिया। लॉजिकली हमने 12,000 रुपए बुलाए, उसमें से उसने 2,600 पे करे और उसने ये चीजें पे नहीं करी। करेक्ट। तो तुम यहां डायरेक्टली कॉल्स इन एरियर 9,400 लिख सकते थे मिला करके। मैंने कहा ना, अगर तुम नॉर्मल एंट्रीज जो हम इससे पहले कर रहे थे, अगर उसमें कॉल्स इन एरिया नहीं लिखते हो तो तब तुम्हें यहां वर्ड कॉल्स इन एरिया टेक्निकली नहीं लिखना चाहिए। तब तुम्हें डायरेक्टली लिखना चाहिए टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन अगर तुमने एंट्रीज के अंदर कॉल्स इन एरिया लिखा है तो तुम्हें यहां पर कॉल्स इन एरिया लिखना चाहिए फोर फीचर की एंट्री में। ये पॉइंट है। करेक्ट। आइए, अब हमने शेयर को फोरफीट तो कर दिया। अब मैं इस शीट को यहां से हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। और फोरफीट करने के बाद हमने शेयर को री इश्यू करा। शेयर को री इश्यू करा। अब जब मैं शेयर को री इश्यू करता हूं, ये मेरी एंट्री नंबर कौन सी है वो तो मैं ही भूल गया, शायद एंट्री नंबर 7th है, 8th है। दिस इज माई एंट्री नंबर 8th। अब ये एंट्री है री इश्यू की। री इश्यू। अब शेयर्स को हम री इश्यू कर सकते हैं। मैंने तुम बताया था कि नॉर्मली जब हम शेयर को रीइश्यू करते हैं, कंपनी जब रीइश्यू करती है तो कंपनी को जल्दबाजी मची रहती है। कंपनी जनरली पूरा पैसा लमसम में बुलाती है और जनरली कंपनी कुछ कंसेशन भी दे देती है। करेक्ट। तो रीइश्यू जब मैंने करा तो मैं एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यू, आपने 1000 शेयर रीइश्यू करे हैं, लेकिन जब आपने रीइश्यू करे तो आपने 10 रुपए का शेयर तो दिया सामने वाले को, लेकिन सामने वाले को कहा कि आपसे 9 रुपए पे करे, 9,000। हमने जो उसको कंसेशन दिया तो हम उसको डिस्काउंट ऑन रीइश्यू नहीं लिखते हैं, या हम उसको कोई कंसेशन नहीं लिखते हैं। हम उसको सीधा लिखते हैं शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट। शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट हम क्यों लिखते हैं? शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट क्योंकि इससे पहले की एंट्री में हमने शेयर फोरफिटेड को क्रेडिट करा हुआ है। आ, ये एक तरीके का मेरे लिए गेन है, क्योंकि जो शेयर मैंने उसके कैंसिल करे उन शेयर पे उसने मुझे कुछ पे तो कर दिया और मैं इन्हीं शेयर को दोबारा री इश्यू कर रहा हूं। तो इसका मतलब जब मैं इन्हीं शेयर को दोबारा री इश्यू कर रहा हूं तो जो मैं उसको कंसेशन दे रहा हूं वो इस अकाउंट में से निकाल के दे रहा हूं। इसलिए हम ये कंसेशन जो देते हैं उसके लिए हम शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट लिखते हैं। 1,000 शेयर into 1, तो इसका मतलब 1,000 रुपीज का कंसेशन हो गया। इज इट क्लियर टू यू? और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अब आप लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने लिखा टू शेयर कैपिटल। तो 1,000 शेयर आपने इश्यू करे। शेयर कैपिटल हमेशा अपनी फेस वैल्यू से आएगा। करेक्ट, 10,000। जाहिर है कि शेयर को फोरफीट करने के बाद और री इश्यू करने के बाद कुछ नफा या नुकसान हो सकता है। अब जो नफा नुकसान होगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो हमारे लिए कैपिटल नेचर का गेन है। कैपिटल नेचर के गेन तुम्हारे लेवल के बच्चों को मैं इसी तरह से समझाता हूं कि कैपिटल नेचर के गेन वो गेन होते हैं, सिंपल वर्ड्स में, एक आम बोलचाल की भाषा में, जो बिजनेस के प्रोडक्ट को बेचने से नहीं हो रहे, जो आपको बैठे बैठाए हो रहे हैं। करेक्ट। यहां कोई आपने बिजनेस का प्रोडक्ट थोड़ी बेचा है कि आपको कोई रेवेन्यू आ रहा है। तो ये कैपिटल नेचर का गेन है। अब गेन कितना है? पहले तो शेयर फॉरफिट जो गेन की एंट्री होगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। इस शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट का मतलब है कि शेयर फोरफिटेड अकाउंट में जितना भी बैलेंस बच जाएगा उसको अब हम डेबिट कर देंगे और उस बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल रिजर्व, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। करेक्ट। अब ध्यान से सुने, मैंने आपको बताया ये कुछ आदतें आप अभी से
अगर बना लोगे तो आपको ये कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने में हमेशा आसानी रहेगी। एक कॉलम में मैंने क्या लिखा, शेयर फोरफीटेड, शेयर फोरफीटेड क्रेडिट बैलेंस। हालांकि इस क्वेश्चन में वैसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा एक बार अप्रोच बन जाए। और फिर मैंने एक कॉलम में लिखा शेयर फोरफीटेड डेबिट बैलेंस, शेयर फोरफीटेड डेबिट बैलेंस ऑन 1000 शेयर्स। मुझे बताओ 1000 शेयर्स पे क्रेडिट बैलेंस कितना था। जो आपने फोर फीचर की एंट्री करी उसमें देखो, ये क्रेडिट बैलेंस है 2600। तो ये 2600 इज योर क्रेडिट बैलेंस। इज इट क्लियर टू यू? ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। अब डेबिट बैलेंस कितना है? 1000, ये भी 1000 शेयर पर है। तो 1000 शेयर्स पे क्रेडिट बैलेंस 2600 रुपीज का है और डेबिट बैलेंस 1000 का है, तो जो डिफरेंस है वो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व विल बी 1600। इसका मतलब शेयर फोरफीटेड अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 1600 है। अब इस क्रेडिट बैलेंस को मुझे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो मैं शेयर फोरफीटेड का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको अपने डेबिट करूंगा। तो शेयर फोरफीटेड अकाउंट में जो नेट क्रेडिट बैलेंस है वो मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू पास द एंट्री। इज इट क्लियर टू यू? शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट। तो शेयर फोरफीटेड अकाउंट में 2600 का बैलेंस है। 2600 में से आपने क्या करा, 1000 रुपीज माइनस कर दिया, ठीक है। और 1600 रुपीज का तुम्हारा नेट गेन हो जाएगा। 1000 शेयर आपने फोरफीट करे थे ना इसके, राइट, 1000 शेयर्स आपने फोरफीट करे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट सेशन में इस पे चर्चा जारी रहेगी।